पिछले हफ्ते संसद में हुए हंगामे के बाद आखिरकार आज महंगाई पर बहस के लिए सत्ता और विपक्ष में सहमति बनी। आइटम नंबर 20 प्राइस राइज पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई। हालांकि सुबह 11 बजे लोकसभा की शुरुआत होते ही फिर से शोर शराबा शुरू हो गया। इस बार मुद्दा ईडी द्वारा संजय राउत की गिरफ्तारी का था। सरकार की ओर से बोलने खड़े हुए मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में चर्चा नहीं कराना चाहता। शोर फिर भी नहीं थमा तो लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब लोकसभा का सदन शुरू हुआ तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के लिए एक विधेयक पुनः स्थापित किया, जिसे ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। बिल सामने आया, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी फिर भी बंद नहीं हुई तो सदन को एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा में थोड़ी बहुत चर्चा हुई, लेकिन वहां भी हंगामे के चलते कार्रवाई बाधित होती रही। ईडी की दादागिरी पर चर्चा हो जैसे नारे लगे। विपक्ष के सांसद वेल तक पहुंच गए तो राज्यसभा भी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। दोपहर 2 बजे लोकसभा फिर से फंक्शन में आई और आते ही स्पीकर ओम बिरला ने पक्ष विपक्ष दोनों से मर्यादा बनाए रखने की अपील की। साथ ही प्लेकार्ड न लेकर आने को कहा। चेतावनी भी दी कि अगर प्लेकार्ड लेकर आएंगे, प्लेकार्ड मतलब वो तख्तियां, तो किसी की नहीं सुनूंगा। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी निलंबित सांसदों का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह भी ध्वनिमत से पारित हुआ और इनका निलंबन वापस हो गया। बीते हफ्ते कांग्रेस के 4 सांसद लोकसभा से सस्पेंड हुए थे। इसके बाद शुरू हुई महंगाई पर चर्चा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष का उस चर्चा के दौरान का वीडियो खूब वायरल है। गैस की महंगाई के विरोध में कच्चा बैगन काटकर अपनी बात उन्होंने रखी कि पकाने तक का पैसा नहीं। पर इस चर्चा में सबसे पहले पंजाब के आनंदपुर साहिब से चुनकर आए कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी बोले। सुनिए। वर्ष 2004 से लेकर 14 तक जब यूपीए की सरकार रही तो 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। और यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2021 में एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और उस रिपोर्ट के मार्फिक यह पता लगा कि 23 करोड़ लोग दोबारा से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। जो अनूप सतपथी समिति है जो ये कहती है कि गरीबी रेखा 375 रुपए प्रतिदिन की बेंचमार्क पे है, उसके नीचे चले गए। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अध्यक्ष जी कि 77% जो इस देश का धन है, 77% जो इस देश का धन है वो सिर्फ 1% लोगों के हाथ में है। इन वर्षों में मनीष तिवारी के बोलने के बाद जवाब देने झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे खड़े हुए। उन्होंने महंगाई पर दूसरे देशों अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई से तुलना की, उदाहरण दिया, लेकिन फिर जो बोले उस पर सवाल या निशान लग गया। 2 बयान हैं, बारी बारी से दोनों सुनाएंगे और उससे उपजे सवाल भी पूछेंगे। 2 वक्त की जो रोटी उनको मिल रही है, नहीं देना चाहिए? इसी पार्लियामेंट में सभापति महोदय, हम और आप तो सांसद थे। प्रत्येक सेशन में हम लोग किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते थे कि नहीं उठाते थे? आज पिछले 8 साल में एक भी चर्चा अपोजिशन ने किसानों की आत्महत्या का किया है? यदि नहीं किया है तो इसका मतलब कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। हमने किसानों को इतनी ताकत दी है कि आज किसान लड़ाई कर रहा है। और किसान की क्या स्थिति है कि किसान जो है साल भर तक वही मोदी जी की सरकार थी, वही पैसा था। इस तरह से हमने किसानों को मजबूत किया कि साल भर तक वो आंदोलन करता रहा, लेकिन कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। हमने उसको इतनी ताकत दी कि वो सरकार के खिलाफ भी 2-2 हाथ करने को तैयार है। आपके यहां तो वो भीख मांग रहा था, आप तो उसको रोटी तक नहीं दे पा रहे थे, आप कर्जा नहीं लौटवा पा रहे थे, और यही कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे थे। निशिकांत ने यह बात 2:36 पर कहा कि पहले किसानों की आत्महत्या पर चर्चा होती थी, अब नहीं होती। इसका मतलब अब किसान आत्महत्या नहीं कर रहे। ये भी कहा कि मोदी जी ने किसानों को इतना मजबूत किया कि साल भर किसान आंदोलन करता रहा, मगर किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की।
किसान आंदोलन के दौरान किसानों की जान गई, ये किसी से छिपा नहीं है। अब जरा उस फैक्ट पर आते हैं कि किसानों ने आत्महत्या करना अब बंद कर दिया है। हम तहे दिल से चाहते हैं कि वो दिन आए जब इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता कभी मजबूरी में फांसी की रस्सी पर न झूले। लेकिन सांसद जी संसद के पटल पर जो बात कह रहे थे, निशिकांत दुबे जो कह रहे थे, वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। हम आत्महत्या की खबरों और तस्वीरों पर नहीं जाएंगे, आंकड़ों पर जाएंगे। इसी 26 जुलाई को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से कांग्रेस के सांसद बालूभाई धानोरकर ने किसानों की आत्महत्या से संबंधित एक सवाल पूछा था। निशिकांत दुबे ने पूरे देश की बात की, आप सिर्फ एक राज्य का आंकड़ा देखिए। उन्होंने जो पूछा उसके जवाब में पता चला कि 2000 से 2018 के बीच पंजाब के किसानों की आत्महत्या का ब्यौरा क्या है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखित जवाब में ये ब्यौरा दिया कि पंजाब के सूबे में इस दौरान 1805 किसानों ने आत्महत्या की थी। सनद रहे, ये सिर्फ एक राज्य का आंकड़ा है, वो भी 4 साल पहले तक का। समूचे देश की बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में कृषि से जुड़े कुल 10,677 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से 5,579 किसान और 5,098 कृषि मजदूर थे। यहाँ पर ये स्पष्ट कर दें कि एनसीआरबी देश भर में अपराधों की प्रकृति का जो डेटा जुटाता है, उसमें अलग से ये डेटा नहीं जुटाया जाता। और क्यों नहीं जुटाया जाता, ये सवाल आपको पूछना चाहिए, क्योंकि नीति निर्माताओं के लिए, नीति बनाने वालों के लिए आंकड़ा ज़रूरी है कि ये जो कृषि से जुड़े लोगों ने आत्महत्या की, इनमें से कितनों की आत्महत्या की वजह खेती से संबंधित थी। फसल का खराब हो जाना, कोई महंगाई की वजह, साहूकार सूदखोरी की वजह, या कोई और वजह। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट्स में लगातार मीडिया की ये बातें आती हैं कि किस तरह से इन सब के जंजाल में फंसकर किसान फांसी पर जूझने को मजबूर होता है साल दर साल। अब आते हैं दूसरे बयान पर जो निशिकांत दुबे ने 2:46 पर दिया, उसे भी सुनिए। क्या हमने यूक्रेन वार ला दिया? क्या हमने पूरी दुनिया के किसानों को कहा कि आप प्रोडक्शन कम करो? उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? निशिकांत दुबे कहते हैं कि 80 करोड़ गरीबों को फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं हैं? इस बयान में एहसान लाभ देने जैसा एहसास था। पहली बात तो ये कि 80 करोड़ लोग फ्री का राशन लेने की कैटेगरी में आज भी खड़े हैं, ये किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। दूसरी बात, ये सभी जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल क्लियर बात समझनी चाहिए कि कुछ भी फ्री फंड का नहीं होता। जनता, हम और आप इसके लिए टैक्स देते हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं वो भी, और जो नहीं देते हैं पर अलग अलग सामानों का उपभोग करते हैं वो भी। क्योंकि कई लोग यहाँ भी आ जाते हैं कि साहब हम नौकरी पेशा हैं, हम टैक्स देते हैं, हमारे पैसे से क्यों? इस देश में जो भी व्यक्ति है, अगर वो एक टॉफ़ी भी खरीदता है तो वो किसी न किसी रूप में टैक्स दे रहा है। इस बात को अलग से रेखांकित किया जाना ज़रूरी था, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़े कुतर्क चलते हैं। आप पैकेज दूध और दही पर भी टैक्स देते हैं, और भी चीज़ों पर, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक हर चीज़ का इस्तेमाल करने वाला नागरिक किसी न किसी ढंग से टैक्स देता है। और खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को मानते हैं। यकीन नहीं आ रहा? खुद सुन लीजिए। टैक्स पेयर को टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है। देश की एक बड़ी आबादी के प्रति देश अपना फर्ज निभा सकता है और उज्जवल भविष्य की ओर कदम भी रख सकता है। इसी टैक्स से खुद टैक्स पेयर को भी तरक्की के लिए, प्रगति के लिए बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाता है। सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में क्या कहा था? टैक्स पेयर्स को टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है। जी, देश का सिस्टम चलता है। दूसरी बात पर विशेष तवज्जो दीजिए कि देश की एक बड़ी आबादी के प्रति देश अपना अपना फर्ज निभा सकता है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उसी टैक्स पेयर से मिले पैसे से निभाया जा रहा फर्ज है, ना कि किसी ने फ्री फंड में खिला दिया। योजना के लिए सरकार की तारीफ होनी चाहिए, और हुई भी। सबने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की इस योजना के चलते कोविड और उस दौरान जितना रोजगार का लॉस हुआ, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, लोगों को घर लौटना पड़ा, तब भी भुखमरी की स्थिति नहीं हुई, क्योंकि ये योजना चल रही थी और इस बात की तारीफ भी की गई। लेकिन ये लकीर बिल्कुल साफ रहनी चाहिए कि सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं देती।
पेट्रोल डीजल के दाम जब चरम पर थे तो सरकार के मंत्री तर्क दिया करते थे कि इससे मिलने वाला टैक्स, उससे गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। अब इसी सरकार के नेता और सांसद कह रहे हैं संसद में कि फंड में, फ्री फंड में खिला दिया। दूसरी सुर्खी झारखंड से है। शनिवार को कोलकाता में कैश के साथ कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसेल और राजेश कश्यप को पकड़ा गया, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसको लेकर झारखंड विधानसभा में भी खूब हंगामा हुआ। झारखंड में बेरमो सीट से कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि तीनों विधायकों के खिलाफ मैंने शिकायती पत्र लिखा है और उस पत्र में बड़ा दावा भी है ये कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार गिराने की ये साजिश थी। पत्र में विधायक जयमंगल सिंह ने दावा किया कि ये लोग मुझे कोलकाता बुला रहे थे, पैसे का ऑफर दे रहे थे। उन्होंने प्रति विधायक 10 करोड़ रुपए देने की बात भी कही। वे मुझे असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा से मिलाने के लिए गुवाहाटी ले जाने की बात कह रहे थे। झारखंड सरकार में कांग्रेस के कोटे से 3 मंत्री भी शामिल हैं। चर्चा है कि कांग्रेस आलाकमान को उनकी मिली भगत का शक है और उन्हें भी बदला जा सकता है। बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों से सिरे से इनकार किया है। खबर यह भी है कि कोलकाता पुलिस की पूछताछ में कुछ लिंक सामने आए हैं, जिसका आने वाले दिनों में खुलासा हो सकता है। साल 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की जेएमएम ने सबसे ज़्यादा 30 सीटें जीती थी। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। जेएमएम का जो गठबंधन था पूरा, उसने 81 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का जो आंकड़ा था 42, उसको पार कर लिया था, क्योंकि उसकी सहयोगी कांग्रेस के 16 विधायक जीते थे, यानी उनके पास स्पष्ट आंकड़ा था। पर अब मसला ये है कि कोयले की खदान के पट्टे के मामले की जांच चल रही है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी जांच हो रही है। मामला हाईकोर्ट और चुनाव आयोग दोनों जगहों पर चल रहा है। अगर सीएम पर लगे आरोप प्रमाणित हो जाते हैं तो सीएम की विधायकी जानी तय है। सूत्रों के मुताबिक 4 अगस्त को चुनाव आयोग इस पर फैसला भी कर सकता है। खबरें चल रही कि सदस्यता गई तो नए चेहरे पर खेल हो सकता है, और ये सियासत है। यहाँ खेल कैसे होता है हम राज्य दर राज्य लगातार देख रहे हैं, बरसों से, दशकों से देख रहे हैं। तीसरी सुर्खी, 5G स्पेक्ट्रम के लिए 7 दिन तक चली नीलामी आज यानी 1 अगस्त को खत्म हो गई। 7वें दिन तक 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का स्पेक्ट्रम बिका। सोमवार को नीलामी खत्म होते होते कुल 1,50,173 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम की बिक्री हुई। इस नीलामी में अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने अपनी सबसे ज्यादा बोली लगाई। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए पेश की गई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी राशि पिछले साल बेचे गए 77,815 करोड़ रुपए के 4G स्पेक्ट्रम नीलामी से लगभग दुगनी है। 2010 में 3G नीलामी में मिले 50,968 करोड़ रुपए के मुकाबले 3 गुनी है। रिलायंस जियो ने 5G स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई। इसके बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का नंबर रहा। एक सवाल यह भी कि अडानी समूह का क्या हुआ। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने निजी दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए 26 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा है। हालांकि किस कंपनी ने फाइनली कितना स्पेक्ट्रम खरीदा, इसका पूरा ब्यौरा नीलामी के आंकड़ों के पूरी तरह आने के बाद ही पता चलेगा। आगे की बात समझिए। नीलामी खत्म होने के बाद अब मोबाइल कंपनियों को अपनी बोली का पैसा जमा कराना होगा। इसके बाद जिन जिन एयरवेव्स के लिए कंपनियों को स्पेक्ट्रम मिला है, सरकार उसका वितरण करेगी। फिर कंपनियां सर्विस शुरू करेंगी। मोबाइल कंपनियां इसकी टेस्टिंग पहले से ही कर रही हैं, पर एक साथ पूरे देश में 5G सर्विस नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां जहां टेस्टिंग की गई है वहां ये सर्विस शुरू हो जाएगी बड़े राज्यों में। इस लिस्ट में देश के 13 बड़े राज्य शामिल हैं। उम्मीद है कि स्पेक्ट्रम का आवंटन 15 अगस्त से पहले हो जाएगा और सितंबर-अक्टूबर से पहले 5G सेवाएं देश में शुरू हो जाएंगी।